तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचनी। दिस इज नफी गुप्ता। और लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स वेक्टर्स कवर कर लिया था। इस वीडियो से हम लोग यूनिट डायमेंशंस एंड एरर एनालिसिस वाला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं एक दो बातें बता दूं कि पहली बात तो ये चैप्टर बहुत छोटा है कंपैरेटिवली टू ऑल द अदर चैप्टर्स। तो इस वजह से इस चैप्टर को एक ही वीडियो में हम पूरा करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि ये वन ऑफ द मोस्ट नेग्लेक्टेड टॉपिक्स भी है, मैंने ऐसा ऑब्जर्व किया है। जबकि आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चन इससे सॉल्व भी हो जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप लोगों ने डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ा हो तो होता क्या है कि जब आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं और आपको पता है कि ऑप्शन ऐसा ही सही है जिसमें मान लो लेट सपोज आपको ये कंफर्म्ड है कि आंसर वही होगा जिसमें टाइम आना चाहिए, तो फिर आप डायमेंशन से एलिमिनेशन लगा के अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये एक चैप्टर का फायदा होता है। मतलब आपको चाहे जो कुछ भी नहीं आता हो लेकिन आप एलिमिनेशन वाला मेथड यूज कर सकते हो। ठीक है। अच्छा, एक चीज और कि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होंगी, तो इसलिए अब से मैं बहुत ही सिलेक्टेड कंटेंट ला रहा हूँ। मतलब कि मैं पूरा का पूरा चैप्टर नहीं शो करूंगा यहाँ पे, मैं बहुत कम सब टॉपिक्स ही शो करूंगा, राइट, जिसमें मुझे कुछ इनपुट देना होगा। तो एक तरीके से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप पूरा ही वीडियो देखें, भले ही मैं स्टार मार्क लगा देता हूँ डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप पूरा नहीं देख सकते तो एटलीस्ट 2x में करके देख लो, लेकिन देख लीजिएगा क्योंकि हर एक पॉइंट सिलेक्टेड है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं फालतू का लाया हूँ। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस की। अब डायमेंशनल एनालिसिस में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा। वो बात ये है कि कई क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली, और ये हर साल नीट में आ रहा होता है, हर हर साल इन सेंस आपने देखा होगा लास्ट ईयर के ट्रेंड में, जिसमें वो आपको डायमेंशन पूछ लेते हैं, राइट। तो वो जो क्वेश्चन होते हैं उनको करने का एक मेथड होता है, राइट। और वो मेथड होता है कि आप उसको डायमेंशन के फॉर्म में लिख लीजिए। आपको याद होगा कि हमारे पास मास, लेंथ, टाइम, उसके अलावा जो हमारे पास बाकी जो टोटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन होते हैं। तो आप उस मेथड से उसको सॉल्व किया करें। अब बात आती है कि ये जो डायमेंशनल एनालिसिस होता है, इसके लिए मैं आपको चाहूंगा कि आप फोर्स और एनर्जी के डायमेंशंस को प्लीज रट लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फोर्स का m1 l1 t-2 और एनर्जी का m1 l2 t-2। ठीक है, इसको प्लीज याद कर लीजिए। उसके बाद एक होता है g, दैट इज योर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसका भी आपको मैं चाहूंगा याद ही कर लो, m-1 l3 t-2। जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से याद किया करें। फोर्स का मैंने बोला m1 l1 t-2, एनर्जी का m1 l2 t-2 और जी का m-1 l3 t-2। ठीक है। जी याद कर लें तो अच्छा है, वरना ना भी करें तो भी चल जाता है, बट क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, हर दूसरे साल में पूछ लेता है, तो इसलिए पता होना चाहिए। बाकी इन दोनों का तो याद ही कर लीजिए प्लीज। अब बात आती है कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो मेरा जो एक, मैंने जो कई सवालों को देखा है और जो ट्रेंड मुझे समझ में आया वो ये है कि आप हर क्वांटिटी को किसी ना किसी तरह फोर्स या एनर्जी से लिंक जरूर कर सकते हो। ठीक है। और यही हमारा ट्रिक बनेगी। वो ट्रिक ये है कि लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी इक्वल्स टू हाफ एल आई स्क्वायर। एल बेसिकली इंडक्टेंस होता है, राइट, जो आप लोग क्लास 12 में पढ़ते हो। तो यहाँ पर आपको एनर्जी का डायमेंशन याद है, आई मतलब करंट, जिसके लिए आप एम्पेयर लगाओगे। ठीक है। और इससे आपको फिर एल के डायमेंशन मिल जाएंगे। वैसे एनर्जी इक्वल्स टू Q² by 2C। ठीक है। तो Q होता है चार्ज। चार्ज को आप लिख सकते हो आई टी के फॉर्म में। और आई टी, आई मतलब करंट, करंट के लिए आप एम्पेयर यूज करोगे और टी के लिए कैपिटल टी यूज करोगे डायमेंशन के लिए। और एनर्जी के डायमेंशन आपको मैंने रटा दिया, m1 l2 t-2। तो इससे आपको C यानी कैपेसिटेंस का डायमेंशन मिल जाएगा। ठीक है। वैसे ही होता है F इक्वल्स टू BIL। ये B के लिए है, B मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन आप इस फॉर्मूले से आराम से ले आओगे। अच्छा, यहाँ L क्या है? L इज लेंथ, है ना। L इज नथिंग बट लेंथ। तो लेंथ के लिए आप यूज करेंगे L। और बाकी I करंट के लिए है। फिर F इक्वल्स टू K Q1 Q2 by R² यानी फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R²। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट के डायमेंशन मिल जाएंगे। फिर आपने पढ़ा होगा जहां पर आप लोगों को पढ़ाया जाता है टू पैरेलल वायर्स, जो इनफाइनाइट वायर्स हैं, उसके बीच में मैग्नेटिक, सॉरी, उनके बीच में लगने वाला फोर्स। आपको पता है दो वायर्स हैं, दोनों में करंट है, दोनों इन्फाइनाइटली रॉन्ग है, तो वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, रिपेल भी कर सकते हैं ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है वो पर यूनिट लेंथ जो लगता है उसका ये फॉर्मूला है, F by इक्वल टू
म्यू नॉट आई वन आई टू बाई टू पाई डी। तो ये फॉर्मूला आप यूज करके म्यू नॉट के डायमेंशन निकाल सकते हो। अब इसमें भी देखो फोर्स काम में आया, एल लेंथ आपको पता है और डी भी लेंथ के लिए होता है, ये भी आपको पता है, आई वन आई टू करेंट के लिए होता है। फिर टाउ इक्वल टू आर सी या टाउ इक्वल टू एल बाय आर, या वहां पे पढ़ते हो जब आप सर्किट्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, जैसे कि सीरीज आरसी सर्किट या फिर एलआर सर्किट्स, ये और नो, तो वहां पर ये टाइम को शो करने के लिए है। फिर आप याद करिए क्लास 11 में बोल्ट्जमैन कांस्टेंट पढ़ते हैं, तो E इक्वल्स टू एफ बाई टू के टी, यहाँ पर के डायमेंशन मिल जाएगा। फिर उसके बाद H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये आप लोग पढ़ते हो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, तो इसमें R यानी रेजिस्टेंस के डायमेंशन मिल जाएगा। वैसे ही F इक्वल्स टू सिक्स बाई ईटा आर वी, यहाँ ईटा यानी कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के डायमेंशन मिल जाएगा। फिर थर्मल वाले यूनिट में आप पढ़ते हो Q बाई टी इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाई एल, ठीक है, तो यहाँ पर आपको K यानी थर्मल कंडक्टिविटी मिल जाएगा। H यानी कि प्लांक कांस्टेंट के लिए आप इक्वल्स टू एच म्यू यूज कर सकते हो। देखो E भी क्या है, E भी आपका एनर्जी तो है, और Q बाई टी, Q भी यहाँ पर उसके ऊपर वाले फॉर्मूले में Q जो था, Q हीट एनर्जी है, तो हीट एनर्जी भी तो एनर्जी हो गई। तो अल्टीमेटली अगर आप ध्यान दे रहे हो यहाँ पे भी फोर्स आया, तो आपने क्या देखा कि हर जगह फोर्स या एनर्जी आ रहा है, तो इसलिए मैंने ऊपर आपको वो ये बोला कि एनर्जी या फोर्स के डायमेंशन प्लीज रख लीजिए, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगा। और मैंने बताया हर फॉर्मूला हर क्वांटिटी आप किसी ना किसी तरह कनेक्ट कर सकते हो फोर्स या एनर्जी से, और फिर उसका डायमेंशन निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है, उसको आप प्लीज यूज करिए। और मैं तो चाहूंगा कि ये जो सामने आपको फॉर्मूलाज दिख रहे हैं ना, इन्हीं को आप यूज कर लिया करें, ये आपको इजी पड़ेंगे, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है, जैसे मान लो वो एप्सिलॉन नॉट का पूछ लेता है या म्यू नॉट का पूछ लेता है, लोग रटने लग जाते हैं, रटना नहीं है, आप फॉर्मूला को याद करते ही हो, तो बस आप इस फॉर्मूले को यूज कर लो जो आप यूज करते आ रहे हो, राइट। लोग बी का नहीं निकाल पाते, मैग्नेटिक फील्ड का, तो उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला एफ इक्वल्स टू बी आई एल, उसको यूज कर लो, तो ये एक मेथड है, राइट। तो ये बहुत अच्छी ट्रिक है और मैं सच बता रहा हूँ काम आएगी। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। फिर एक आपको याद होगा कि इसी चैप्टर में हम लोग यूनिट कन्वर्जन के बारे में बात करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि 1 जूल एनर्जी है, उसको एक सिस्टम में बदलिए जिसमें यूनिट मास और लेंथ और टाइम इस तरीके से है। तो कुछ नहीं करना, आपको यूज करना है सिंपल सा मेथड, और वो है N1 U1 इक्वल टू N2 U2। आपको N2 यहाँ पे पूछा है, तो आपने N1 की वैल्यू 1 यहाँ पुट कर दी, क्वेश्चन में दिया था, और U1 बाई U2 यहाँ पे कर दिया, ये देखिए। और यहाँ पावर में क्या चढ़ेगा, डायमेंशन वाली पावर, क्योंकि यहाँ एनर्जी की बात हो रही है, तो डायमेंशन क्या है, 1 है, 2 है और -2 है, तो वो यहाँ पे चढ़ जाएगा। आई होप ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल सी बातें हैं, तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेते हो। इसको ही मैं डिफ्रेंशिएट करने के लिए एक सवाल यहाँ पे लाया हूँ, और इसमें आप डिफरेंस समझिएगा। देखिए पहला जो क्वेश्चन था उसमें वो वैल्यू के साथ पूरी यूनिट को कन्वर्ट करवाया था, मतलब उसने बोला कि 1 जूल एनर्जी, और उसको आप एक सिस्टम में कन्वर्ट कीजिए जिसमें ऐसा ऐसा दिया है। अब जो सवाल देखिए उसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया कि अगर लेंथ की वेलोसिटी की फोर्स की यूनिट को मैंने हाफ कर दिया तो पावर की यूनिट क्या होगी। तो जरा आप क्वेश्चनों के डिफरेंस को ऑब्जर्व कीजिए, वहां पे आपको पूरा कन्वर्जन करवाया गया है कि इस वैल्यू को इस यूनिट से उस यूनिट की वैल्यू में कन्वर्ट करो, और वहां पे वैल्यू पूछी गई थी, राइट। तो आपने N2 निकाला था, ये निकाला था, बट यहाँ पे आपको पूछा है पावर का, सॉरी यूनिट का क्या होगा, राइट, पावर की यूनिट का क्या होगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए उसका तरीका सुन लीजिए, कुछ नहीं करना, पावर को आप लिंक करिए इन तीनों क्वांटिटीज से, तो आपको याद होगा कि पावर इक्वल्स टू एफ इंटू वी, वेर एफ इज फोर्स, वी इज वेलोसिटी। तो उसने क्या बोला, और कुछ नहीं करना है, जैसा बोला वैसा कर दो। उसने फोर्स को हाफ किया है तो यहाँ हाफ लिख दो, उसने वेलोसिटी को भी हाफ किया है तो यहाँ हाफ लिख दो, और कुछ बचा नहीं बचा, तो हाफ इंटू हाफ कितना होता है, 1/4, यस और नो। तो पावर भी कितनी हो जाएगी, उसकी यूनिट कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो ये एक मेथड है जिससे आपको इन दोनों सवालों का डिफरेंस आई होप समझ में आया होगा, राइट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं जल्दी से सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऊपर, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहला रूल तो सबको पता होता है कि जो भी नॉन जीरो डिजिट्स हैं चाहे जैसे भी हों वो सिग्निफिकेंट हमेशा होंगे, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट कंफ्यूजन क्रिएट करता है वो होता है जीरो का पर। तो मैंने एक फ्लोचार्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए प्रेजेंट किया है, और मैं चाहूंगा अगर ये आपके पास हो तो प्लीज नोट कर लीजिए, ना हो तो राइट होना चाहिए, तो समझिएगा। देखिए जीरो तीन ही जगह आ सकता है, या तो वो इनिशियली आएगा स्टार्टिंग में, या फिर वो कहीं ना कहीं बीच में आएगा जिसको ट्रैप जीरो बोल सकते हैं, या फिर वो एंड में आएगा, हाँ या ना।
तो अगर कोई जीरो स्टार्टिंग में आ रहा है तो वो कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होगा, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। ये आप एग्जांपल देख सकते हो यहाँ पे अपनी आंखों के सामने, ये दोनों। ठीक है। फिर एक होता है ट्रैप्ड। ट्रैप मतलब बीच में आना, तो वो हमेशा सिग्निफिकेंट होगा, चाहे डेसिमल हो चाहे ना हो। ठीक है। फिर होता है एंडिंग। अब एंडिंग में ही सबसे ज्यादा आप लोग को ध्यान देना होता है। ठीक है। अगर एंडिंग डेसिमल के साथ हुई है, जैसे यहाँ पे देखिए ये वैल्यू अगर आपको विजिबल हुई है 4.080, तो यहाँ डेसिमल आया था। ठीक है। तो ये वाला जो जीरो है, ये वाला तो जीरो काउंट होगा क्योंकि ये बीच में है, और एंड वाला जो जीरो है वो भी काउंट होगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा डेसिमल जब भी आ जाए तो एंड वाले जीरो भी काउंट हो जाएगा। लेकिन अगर डेसिमल ना आता तो फिर आप यूनिट चेक करोगे। अगर एंड में यूनिट आ रही है तो फिर आप उसको काउंट करोगे, और अगर यूनिट नहीं आ रही है तो काउंट नहीं करोगे। तो मैं यहाँ पे ये वाला एक इलस्ट्रेशन लाया था आप लोग के लिए, इसको प्लीज देख लीजिए और आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा इससे। इसमें मैं चाहूंगा जैसे ये सी वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या है, डेसिमल भी आया है और यूनिट भी आई है। खैर हमें तो डेसिमल से मतलब है यहाँ पे कि डेसिमल आ गया है तो हम काउंट करेंगे, तो काउंट कर लिया इनको, आंसर आ गया 5। इस वाले में डेसिमल आया है, नहीं ये वाले जो जीरोज है ये स्टार्टिंग के जीरोज हैं, और मैंने बताया था स्टार्टिंग के जीरोज में डेसिमल का मतलब ही नहीं होता, हो चाहे ना हो वो कभी भी काउंट नहीं होंगे। तो आंसर क्या गया है 1। ठीक है। ई वाला देखिए, ई वाले में भी यही हुआ। अब ई वाले में देखो हुआ क्या क्या, पहले ये वाला जीरो जो स्टार्टिंग में है तो वो कभी भी काउंट नहीं होंगे, मैंने बताया था। फिर ये वाला जो जीरो एंड में आया है वो काउंट होगा, क्यों होगा? क्योंकि डेसिमल आया है उस रीजन से भी, या फिर यूनिट आया है उस रीजन से भी। फिर एफ और जी में आपको यूनिट वाला डिफरेंस क्लियर दिख रहा होगा। ओके। दोनों में डेसिमल नहीं लगा था बट यूनिट आई है। ठीक है। चलिए ये सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला टॉपिक हो गई है। अब आपको याद होगा कि एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले सवाल आते हैं, और नीट में आया भी हुआ है, अभी मैं पीवाईक्यू दिखा दूंगा। तो उसमें आपसे पूछते हैं कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है, तो देखो मेरा ये कहना है कि आप प्लीज उसको ऐड करने मत लग जाना, सब्ट्रैक्ट करने मत लग जाना, सिंपली आप ऑप्शन देके सॉल्व कर लेना। ठीक है, बहुत सिंपल सा रूल है। कभी भी एडिशन सब्ट्रैक्शन करना हो आपको लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेस देखनी है। कभी भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन करना हो आपको लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स देखनी है। जैसे ये आपको सामने दिख रहा होगा 3.621, इसमें 3 डेसिमल प्लेस आ रही है 621। ठीक है ना? और 1.2 इसमें एक ही डेसिमल प्लेस आ रही है। तो जब आप ऐड करोगे तो वैल्यू ये बनी, लेकिन लीस्ट कितनी है 1 डेसिमल प्लेस, तो फाइनल आंसर 4.8 चला जाएगा। ये राउंडिंग ऑफ के बाद होगा, याद रखिएगा आपको राउंड ऑफ करना पड़ेगा। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में आप क्या देखोगे लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर्स। आई होप क्लियर हो गया होगा, डेसिमल प्लेस का कॉन्सेप्ट केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगेगा और मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स लगेगा। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, और ये नीट का क्वेश्चन है, प्लीज इसको 2 मिनट सुन लीजिए मैं क्या बताना चाहता हूँ। टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। तो कहना चाह रहे सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से इसका आंसर बताओ। तो देखो मैंने बताया था मिनिमम देखते हैं, तो देखो यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है 3, और यहाँ पे कितने हैं, तो इनिशियल वाले कभी भी नहीं देखते, तो आंसर आएगा कि यहाँ पे जाएंगे दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। क्योंकि मैंने बताया था ना कि डेसिमल सॉरी कभी भी इनिशियल वाले जीरो काउंट नहीं होते हैं, भले ही यूनिट लगी हो। यूनिट का मतलब ये होता है कि बाद वाले को काउंट करना है, पहले वालों को नहीं। तो यहाँ 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो यहाँ 3 यहाँ 2। ठीक है। यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो आप मुझे बताइए कि मिनिमम कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं 2। आंसर क्या चला जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन में ही कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आए हैं 2। आया ना? एम आई राइट? मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि ये आंसर गलत है, दिस इज नॉट द राइट आंसर। अब सुनना, देखो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आए तो आपको डेसिमल प्लेसेस देखनी है। ठीक है। तो अगर आप डेसिमल प्लेसेस को देखो तो यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, यहाँ पे 2 डेसिमल प्लेसेस। ठीक है। और यहाँ पे कितने डेसिमल प्लेसेस हैं, 4। ठीक है। तो मिनिमम कितने आने चाहिए थे सर, 2 डेसिमल प्लेस आने चाहिए। तो आंसर कौन सा चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन जाएगा, क्योंकि थर्ड में ही 2 डेसिमल प्लेस का आंसर दिया हुआ है।
ना कि फर्स्ट ऑप्शन। तो अब आप बोलोगे सर क्वेश्चन में तो सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखा है, हाँ लिखा है, लेकिन मैंने जो रूल बताया है वही आपको फॉलो करना है। नीट ने भी उसी के हिसाब से आंसर दिया था 2020 में कि आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमेशा डेसिमल प्लेस को कंसेप्ट लगाना है और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स लगाना है। भले ही क्वेश्चन में वो देखो, क्वेश्चन में वो हमेशा सिग्निफिकेंट फिगर्स वर्ड ही यूज करेगा, क्यों? क्योंकि वो उस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, जो आपका जो काउंसिल है वो उस तरीके से नहीं पढ़ाता, वो पढ़ाता सिग्निफिकेंट फिगर वर्ड को यूज करवा के ही है। लेकिन आपको माइंड में क्लैरिटी रखनी है कि मुझे कब सिग्निफिकेंट यूज करना है और कब नहीं करना है। कंफ्यूज आई होप ना हुए हो आप। सिग्निफिकेंट के हिसाब से अगर आप जाते तो आंसर थर्ड ऑप्शन आता आपका, सॉरी, अगर आप सिग्निफिकेंट के हिसाब से जाते तो आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन आता, लेकिन आप डेसिमल के हिसाब से जाओगे और आपका आंसर थर्ड ऑप्शन आएगा, और आंसर थर्ड ऑप्शन ही है इसका। तो कहने का मतलब है एडिशन सब्ट्रैक्शन में आंख बंद करके डेसिमल प्लेस लगा दो, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में आंख बंद करके सिग्निफिकेंट फिगर लगा दो, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगी कभी भी। क्लियर है? फिर आता है एरर एनालिसिस। देखो, एरर रिप्रेजेंटेशन का ये तरीका मैंने आप लोग को शो कर दिया, ये आपको पता होना चाहिए। पहला होता है एब्सोल्यूट एरर, जो कि आप ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को निकालते हो तो आपको डिफरेंस जो मिलता है वो होता है एब्सोल्यूट एरर। अगर आपके पास ट्रू वैल्यू नहीं दी है तो आप ले लेते हो एवरेज वैल्यू, जिसको बोलते हैं मीन वैल्यू, जिसको मैंने यहाँ ए मीन से या ए एम से शो किया है। इज दिस क्लियर? फिर होता है अब मान लो बहुत सारी वैल्यूज थी तो आपको बहुत सारे एब्सोल्यूट एरर्स मिल जाएंगे, हाँ या ना, जिनको मैंने डेल्टा ए वन डेल्टा ए टू इससे शो किया है। फिर एक होता है डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन का मतलब होता है कि सारे सारे जो एब्सोल्यूट एरर्स हैं उनका एवरेज ले लो। आप वर्ड्स पे ध्यान दो, डेल्टा लगाया इसका मतलब एरर होगा, और ए मीन लिखा है इसका मतलब मीन भी लेना है, तो मतलब सारे एररों का क्या ले लो, मीन ले लो, यानी एवरेज ले लो। और याद रखिएगा एवरेज में हमेशा एरर ऐड होता है, क्योंकि आपको हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेके हम लोग मॉड के साथ लेते हैं, ठीक। फिर अगर कभी आपसे रिलेटिव एरर पूछे तो इन्हीं का रेशियो ले लो, डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, और परसेंटेज पूछे तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की थी ना कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हम लोग यूज करते हैं, और एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर को कैसे यूज करते हैं। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में एरर हमेशा ऐड होते हैं, चाहे वो एडिशन हो चाहे सब्ट्रैक्शन हो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में भी एरर हमेशा ऐड होगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा तरीका अलग हो जाता है। जैसे ये सीरीज वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख गया होगा ऐड हो रहा है, तो वो तरीका मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा, क्योंकि वो आप लोग को हर जगह पढ़ाया जाता है। यहाँ स्पेशली मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के पार्ट नंबर बी को। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, आपको याद होगा पैरेलल में जब भी आप कनेक्शन करते हो तो आपको फॉर्मूला याद होगा कि 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, यस और नो। या फिर जिसको आप लिखते हो कि r इक्वलेंट इक्वल टू r1 r2 अपॉन r1 प्लस r2, यस और नो। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग तो इसी फॉर्म को यूज करेंगे, फर्स्ट वाले को। दैट इज, मैं लिख देता हूँ जल्दी से कि 1/r इक्वलेंट इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, इस फॉर्म को मैं यूज करूंगा। अब बात आती है कि यहाँ पे अगर आप डेल्टा वाला मेथड लगाओगे ना, तो आप क्या लिखते? आप लिखते डेल्टा आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट इक्वल टू डेल्टा r1 अपॉन r1 प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2, यस और नो। लेकिन ये गलत है, ये गलत है, यहाँ पे ये आप नहीं यूज कर सकते। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ये पैरेलल कनेक्शन हुआ है और फॉर्मूला ये यूज हुआ है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि ये जो हम सॉल्व करते हैं ना, ये लॉग से डेराइव होता है। तो मैं कैलकुलेशन तो नहीं शो करूंगा, मैं आपको डायरेक्ट रिजल्ट दिखाता हूँ कि करेंगे कैसे। आपको करना ये है, देख लीजिए, एक ये आपको दिख रहा होगा स्टार बॉक्स में बना फॉर्मूला, ये वाला, एक सेकेंड। आपको करना है डेल्टा आर इक्वलेंट अपॉन आर इक्वलेंट का स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा आर इक्वलेंट अपॉन r1 का स्क्वायर प्लस डेल्टा r2 अपॉन r2 का स्क्वायर। ये चीज आपको अगर नहीं पता है तो प्लीज नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके। अब आते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स वाले टॉपिक पे। अगर मैं इंस्ट्रूमेंट्स की बात करूं तो वर्नियर कैलिपर पहले पढ़ाते हैं, उसमें भी लीस्ट काउंट की बात करते हैं। तो देखो, लीस्ट काउंट का एक डेरिवेशन यहाँ पे आपको दिखाया गया है। मैं आपको एक लीस्ट काउंट का फॉर्मूला बताना चाहूंगा, और मैं चाहूंगा उसी को यूज किया करिए, कोई और फॉर्मूला मत यूज करो। देखो, लीस्ट काउंट का पहले जो फॉर्मूला हर जगह बताते हैं वो है 1 MST माइनस 1 VST, ठीक है। तो ये तो है ही,
आप बहुत लकी हो गए अगर क्वेश्चन में आपको 1 MSD और 1 VSD की वैल्यू दे दे, लेकिन वो देगा नहीं कभी भी। वो 1 MSD तो दे देगा लेकिन 1 VSD कभी भी नहीं देगा। आया ना? वो उस फॉर्म में देता है कि इतने कोइंसाइड कर रहे हैं इतने से। तो उसको, उस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ये जो डब्बे में आपको फॉर्मूला दिख रहा है ना, स्टार वाला, प्लीज इसको याद कर लीजिए। और मैं गारंटी दे रहा हूँ इस फॉर्मूले के बाहर आपको सवाल नहीं मिलेगा, आप इससे सवाल आराम से कर लोगे। फॉर्मूला है LC इक्वल टू बी माइनस ए अपॉन बी इंटू MSD। अब ए और बी होता क्या है, प्लीज इसको थोड़ा समझ लीजिए अच्छे से। ए होता है कि मेन स्केल के कितने डिविजन कोइंसाइड कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ डिवीजन कोइंसाइडिंग वाले हैं, है ना। आपको लिखता नहीं है कि मान लो 10 डिविजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद 9 डिवीजन ऑफ मेन स्केल, इस टाइम से लिखता है ना, तो ये वही है। तो ए आपका मेन स्केल वाली है, बी आपका वर्नियर स्केल वाली है, ठीक है। और एमएसडी क्या है, एमएसडी आपका वो है कि एक पूरे मेन स्केल में से एक डिवीजन कितनी बड़ी है उसको शो करता है वो। इज दिस क्लियर? तो प्लीज इसको याद रखिएगा। जैसे इसका एक एप्लीकेशन मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू। आपको इसमें बोला गया है कि इन अ वर्नियर कैलिपर 1 मेन स्केल डिवीजन इज x सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपको क्या दे दिया, 1 MSD दे दिया उसने, दैट इज x सेंटीमीटर, ठीक है। क्या मतलब एक मेन स्केल डिवीजन x सेंटीमीटर लंबा है। फिर बोला है n डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद n माइनस डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो लीस्ट काउंट बताना है सेंटीमीटर में। तो लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, b माइनस ए अपॉन बी। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन b क्या होता था, वर्नियर स्केल वाली डिवीजन। तो वर्नियर स्केल में कितना दिया है, n, तो आप लिखोगे n माइनस, फिर a कितना दिया है, a होता है मेन स्केल वाली डिवीजन, तो मेन स्केल में n माइनस वन दिया है, तो यहाँ पे लिख दो n माइनस वन अपॉन b। b की वैल्यू क्या है, n, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, n माइनस एन प्लस वन अपॉन n कैंसिल हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 1/n। एक सेकेंड, एक चीज रह गई, b माइनस ए अपॉन बी इंटू MSD होता है। MSD की वैल्यू कितनी दी है, x, तो ये पूरी चीज किससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, x सेंटीमीटर से। यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, x सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर में भी क्या आ जाएगा, 1/n इंटू x सेंटीमीटर, जिसको आप लिख सकते हो x/n सेंटीमीटर। थर्ड ऑप्शन है। फॉर्मूला बहुत सिंपल है, मैं चाहूंगा प्लीज उसको याद रख लें, b माइनस ए अपॉन बी इंटू MSD, ये फॉर्मूला होता है। b और a होते क्या है वो आपको इस सवाल से समझ में आ रहा होगा, वो डिविजन होते हैं जो कोइंसाइड कर रहे होंगे। और MSD क्या होता है कि एक मेन स्केल की डिवीजन कितनी बड़ी है वो होता है। और इससे आप आराम से लीस्ट काउंट निकालोगे, टफ से टफ सवाल बन जाएगा इससे। क्लियर है? चलिए अब मैं कुछ रिजल्ट्स की बात करना चाहूंगा जल्दी से, और प्लीज उसको ध्यान से सुनिएगा। देखो, एक वर्ड होता है ग्रेडियंट, ठीक है, एक शब्द होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट होता क्या है पहले उसको समझिएगा। किसी भी चीज को जब आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हो या डिवाइड कर रहे हो लेंथ के साथ, तो उसको ग्रेडियंट बोलते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा वेलोसिटी ग्रेडियंट, अगर सुना हो कहीं पर, या आपने विंड ग्रेडियंट भी सुना हो, है ना, हवा का ग्रेडियंट। तो वैसे ही होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब कि जो भी वेलोसिटी है उसको आप लेंथ के रिस्पेक्ट में क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट कर दो, या लेंथ के साथ क्या कर दो, डिवाइड कर दो। वैसे ही होता है फोर्स ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब कि फोर्स को डिवाइड कर दो। अगर मैं आपसे पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट क्या होगा, तो कुछ नहीं, डिस्प्लेसमेंट को लेंथ से डिवाइड कर दो। तो अगर आप गौर से देखें तो डिस्प्लेसमेंट को जब मैं लेंथ से डिवाइड करूंगा तो क्या ये यूनिटलेस नहीं आ जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट खुद मीटर में होता है, SI यूनिट अगर देखें, और लेंथ भी मीटर में होगा, कैंसिल आउट हो गया, क्या हो जाएगा, यूनिटलेस। एक्चुअल में एक बुकलेट है उसमें ये सवाल आपको मिल जाएगा कि इनमें से कौन सा यूनिटलेस है, तो आंसर चला जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट ग्रेडियंट, ठीक है। फिर एक फैक्ट है, चाहूंगा याद रख लें, और वो ये है कि मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ स्टार्स अगर आपको मेजर करना है तो आप जो मेथड का यूज करते हो वो है पैरेलैक्स मेथड, पहली चीज। और जो यूनिट का यूज करते हो वो होता है 1 AU। AU का मतलब होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है, याद होना चाहिए, फैक्ट है। तीसरी चीज जो मैं चाहूंगा आप लोग याद रखें वो है कि स्क्रू गेज में या वर्नियर कैलिपर में, अगर मैं स्पेसिफिकली चलो स्क्रू गेज की बात कर लेता हूँ, कभी कभी क्या होता है आपको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी होती है कि लीस्ट काउंट क्या लेना है, पिच क्या लेना है। तो ये कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, उसको याद रखिएगा कि जनरली स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो 0.01 mm होता है।
उसमें टोटल सर्कुलर स्केल डिवीजन 100 होती हैं और उसका पिच 1 mm का होता है। ये जनरल वैल्यू है, अगर कुछ भी ना दिया हो तब आप इनको यूज कर सकते हैं और सवाल बना सकते हैं, पर जनरली वो कोई ना कोई हिंट दे देगा, ठीक है। बट ना दिया हो तो ये वही सेम चीज आप वर्नियर कैलिपर के लिए भी सोच सकते हो। वर्नियर कैलिपर के लिए लीस्ट काउंट होगा 0.1 mm, और बाकी तो आप फिर कर लोगे। चलिए एक लास्ट पॉइंट मैं चाहूंगा, थोड़ा इसको सुन लीजिए तसल्ली से, ये कभी कभी आपका पूछ लिया जाता है। पॉइंट है कि अगर स्क्रू गेज में या इवन वर्नियर स्केल में भी कभी भी आपको मास अगर आपने ध्यान दिया हो, तो जो आपका मेन स्केल होता है ना, मेन स्केल, उसमें जैसे लिखा होता है 1 फिर 2 फिर 3, है ना, उसमें यहाँ नीचे लिखा होगा। और जब वो का लिखा होगा उसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा के हिसाब से डिवाइड किया गया इनकी दूरी, है ना। बट कभी कभी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन कुछ भी नहीं दी होती है, मतलब वो भी नहीं इंडिकेट करता, वो बताता भी नहीं है कि मेन स्केल डिवीजन को लेना कितना है। तो उस केस में ये फैक्ट है, प्लीज याद रखिएगा कि एक मेन स्केल डिवीजन को आपको पिच के बराबर जितना वैल्यू आ रही है उतना लेना है। आई रिपीट, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि मेन स्केल में या तो वो लिखा रहता है या फिर वो क्वेश्चन में बताता है कि मेन स्केल डिवीजन कितनी है, तो उस केस में आप उसको यूज कर लेते हो। बट कभी कभार होता क्या है कि आपको वैल्यू दी नहीं जाती है, और अगर आपको वैल्यू नहीं दी जाती है तो पिच आप निकालो, और पिच ही आपकी वन मेन स्केल डिवीजन होगी, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए, ये सवाल आपको समझा देगा सब कुछ। मैं ये क्वेश्चन इसीलिए लाया हूँ पर्पसली, ताकि मैं ये क्वेश्चन आपको क्लियर कर सकूँ कॉन्सेप्ट। देखो यहाँ पे बोला है सर्कुलर स्केल ऑफ माइक्रोमीटर हैज 200 डिवीजन एंड पिच ऑफ 2 mm, फाइंड मेजर्ड वैल्यू ऑफ थिकनेस। तो देखो ये पहला डायग्राम तो आपको जीरो एरर के लिए दिया है, और दूसरा डायग्राम आपको व्हेन द ऑब्जेक्ट हैज बीन केप्ट तब का दिया है। तो आपको यहाँ दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ये मेन स्केल है, आया ना, ये मेन स्केल है और ये आपका सर्कुलर स्केल है। तो मेन स्केल में उसने नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये 3 mm है, ये ऐसा जरूरी नहीं है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ पे ये 3 तक आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि ये 3 mm है, आप डिफॉल्ट वैल्यू नहीं ले सकते। तो क्या लेंगे, तो आपको मैं बताता हूं। तो आपको वन मेन स्केल डिवीजन को पिच के बराबर लेना पड़ेगा, और पिच क्वेश्चन में 2 mm की दी है। कायदे से इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दूरी दिख रही है ना 0 और 1 के बीच में, 1 और 2 के बीच में, ये 1 mm की नहीं है, ये एक्चुअल में 2 mm की दूरी है। 2 mm की क्यों? क्योंकि पिच 2 mm की है, और इसीलिए आपको ये दूरी 2 mm की लेके सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर आप तब लोगे ना तो 3 तक आपको दिख रहा है, तो 3 इंटू 2 करोगे, कितना आता है 6 mm। ये आपकी बनेगी मेन स्केल की रीडिंग, है ना, ये मेन स्केल की रीडिंग बनेगी आपकी 6 mm। उसके बाद फिर आप रीडिंग सर्कुलर स्केल की निकालोगे, फिर आप जीरो एरर को इन्वॉल्व करोगे, तब जाके आपका आंसर आएगा। तो मैं वो पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, आपको एक ऑप्शन दिख गया होगा सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सेकंड ऑप्शन में ही 6 आया हुआ है ना, बाकी तीनों में 3 दिया हुआ है आपको कंफ्यूज करने के लिए। प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत ज्यादा नहीं लोगों को पता होता है, तो प्लीज इसका नोट जरूर रखिएगा, क्वेश्चन में आ सकता है। क्लियर है बात? आई होप समझ में आई होगी। मैं एक आखिरी बार जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। बात ये थी कि एक्चुअल में क्या होता है कि आपको जो मेन स्केल होता है उसमें कभी कभी नहीं लिखा होता है, या कभी कभी ये इंडिकेशन नहीं होता कि कितना लेके चलना है इन दूरियों को, मतलब 0 और 1 के बीच में क्या 1 mm है या 1 सेंटीमीटर था, कितना था ये हमें नहीं पता। तो उस केस के लिए आपको पिच की वैल्यू को यूज करना होता है। क्वेश्चन ने पिच की वैल्यू 2 mm दी थी, इसलिए हमने भी 2 mm यूज कर ली। कहने का मतलब है कि ये जो 0 और 1 के बीच की दूरी है, ये एक्चुअल में 2 mm की दूरी थी, आया ना, और इस वजह से 6 पॉइंट समथिंग करके आंसर बनेगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं जल्दी से हम लोग। और पहला क्वेश्चन देखिएगा, अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। देखो जब भी क्वेश्चन इस तरीके का आए ना, डायमेंशन लेस, यूनिट लेस, नॉन जीरो डायमेंशन, ये सब वर्ड्स दिखे ना, तो दो तीन चीजों को अपने मन में सोचने लगना। पहले एंगल के बारे में सोचना, और दूसरा आप किसी रेशियो के बारे में सोचने लगना। रेशियो जैसे कि आप मान लो जैसे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में आपने सुना होगा, तो वो यूनिट लेस आ जाता है ना, और वो डायमेंशन लेस भी होता है ना, यूनिट लेस भी होता है और डायमेंशन लेस भी होता है। तो इन दोनों के बारे में जब आप सोचोगे ना, आपका सवाल आराम से सॉल्व हो जाएगा। अब देखो ना, अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, आपको किसी डायमेंशन लेस क्वांटिटी के बारे में सोचना है, तो पहले एंगल के बारे में सोचो। क्या एंगल के पास डायमेंशन होता है? नहीं होता। बट क्या एंगल के पास यूनिट होती है? हाँ होती है। तो आंसर क्या चला जाएगा? थर्ड, मे हैव अ यूनिट।
अच्छा ऑलवेज क्यों नहीं, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप रेशियो के बारे में सोचो तो रेशियो तो डायमेंशन लेस होता है लेकिन यूनिट लेस भी होता है या ना। तो इसका मतलब है कि डायमेंशन लेस क्वांटिटी के पास यूनिट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, इसलिए आंसर थर्ड जाएगा। आपको पता है ना एंगल की यूनिट होती है रेडियन, और डायमेंशन नहीं होती है, डायमेंशन लेस है। अच्छा अगला सवाल देखते हैं जल्दी से। अगला सवाल है यूनिट लेस क्वांटिटी के बारे में। जस्ट एक सेकेंड। एक सेकेंड प्लीज। हाँ, अगला सवाल है यूनिटलेस क्वांटिटी। तो यूनिटलेस क्वांटिटी डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर नॉन जीरो डायमेंशन होगा या नहीं होगा, ऐसा सोचना है आपको। तो अगेन पहले सोचिए एंगल के बारे में। तो एंगल यूनिटलेस तो होता ही नहीं है, तो ये सवाल हम सॉल्व एंगल की हेल्प से तो करेंगे नहीं। फिर मैंने बोला किसी रेशियो के बारे में सोच लो, जैसे रिलेटिव डेंसिटी के बारे में सोच लो। तो रिलेटिव डेंसिटी यूनिटलेस होती है और वो डायमेंशन लेस भी होती है और हमेशा होगी डायमेंशन लेस। कहने का मतलब है अगर किसी के पास यूनिट नहीं है ना, तो कभी भी उसके पास डायमेंशन भी नहीं हो सकती है। हाँ या ना। अगर किसी के पास यूनिट नहीं है तो उसके पास डायमेंशन भी नहीं होगी, तो आंसर क्या चला जाएगा, नॉन जीरो डायमेंशन नहीं होगी उसके पास, तो आंसर थर्ड चला जाएगा, नेवर हैज नॉन जीरो डायमेंशन। ठीक है। अब लास्ट बट नॉट एट ऑल द लीस्ट कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना है मुझे। प्लीज इसको सुनिएगा आराम से और समझिएगा मैं क्या बताता हूँ। पहले तो इस क्वेश्चन को समझिए और मैं इसको प्रॉपरली सॉल्व करूंगा आपके सामने, ठीक है। और क्वेश्चन है कि एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट था जिसमें टाइम पीरियड 50 सेकेंड के लिए आ रहा था। सॉरी, टाइम पीरियड मेजर्ड था 50 सेकेंड फॉर 25 वाइब्रेशन, ठीक है। लेंथ वगैरह दे दी गई है, लीस्ट काउंट दे दिया गया है, मीटर स्केल की सब कुछ दे दिया गया है, लीस्ट काउंट वगैरह। तो आपको जी में बताना है कितना पॉसिबल एरर आएगा, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनना, सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से। पहले देखो, टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। अगर मैं इसमें वो स्क्वायर करूं तो क्या लिख सकता हूँ, सी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी। तो जी को क्या लिख सकता हूँ, 4 पाई स्क्वायर एल बाय सी स्क्वायर, आया ना। तो इतना क्लियर है। अब मैं क्या लिखूंगा कि डेल्टा जी बाय जी परसेंटेज इक्वल टू डेल्टा एल बाय एल परसेंटेज प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा टी बाय टी परसेंटेज, आया ना। ये आपका एरर वाले मेथड से मैंने सॉल्व कर लिया। वैल्यूज पुट करते हैं चलो। पहले डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल होता है लीज काउंट। तो लीज काउंट उसने दिया है कितना, 0.1 सेंटीमीटर, 0.1 लगा दो। अपॉन एल की वैल्यू कितनी दी है, तो एल की वैल्यू उसने दी थी शायद कहीं ना कहीं, ये देखिए 100 सेंटीमीटर, 100 लगा दो। फिर है परसेंटेज यानी इंटू 100 कर दो, प्लस फिर है 2 टाइम्स डेल्टा टी कितना लेंगे, डेल्टा टी क्वेश्चन ने दिया है 0.1, तो 0.1 लिख दो। डेल्टा टी मतलब लीज काउंट होता है, ठीक है ना। अपॉन टी कितना लेंगे, टी होता है आपका टाइम पीरियड। तो पहले टाइम पीरियड निकाल लेते हैं, ठीक है ना। टाइम पीरियड होता क्या है, अगर आप याद करो फिजिक्स में, टाइम पीरियड क्या होता था। सर टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक वाइब्रेशन होने में कितना टाइम लगा। तो अगर आप सोचो, देखो 25 वाइब्रेशंस में उसको लग गए 50 सेकेंड, तो एक वाइब्रेशन में उसको कितने सेकेंड्स लग गए होंगे, 50/25 दैट इज 2 सेकेंड लग गए होंगे, हाँ या ना। ठीक है ना भाई, 50 सेकेंड लग रहे हैं 25 वाइब्रेशन को होने में, तो एक को पूरे होने में कितना लगेंगे, तो इतने लगेंगे 2 सेकेंड। तो आपका टाइम पीरियड कितना आएगा, 2 आएगा, तो नीचे लगा दो 2, और इस पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर दो, 100 से। सॉल्व करिए, क्या आएगा, 0.1 प्लस 10, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 10.1%। क्या 10.1% करके कोई ऑप्शन हमें दिया गया है, तो आंसर है नहीं। 10.1 करके कोई ऑप्शन हमें नहीं मिला, दैट मीन्स ये आंसर गलत है, हमने गलत सॉल्व किया है। अब ध्यान से समझिएगा कि गलती कहाँ हो रही है। देखो, अगर आप ध्यान दें तो कुछ चीज मैं यहाँ पे अब डिस्कस करने जा रहा हूँ, प्लीज उसको समझिएगा। एक्चुअल में एरर और वैल्यू का रिलेशन क्या होता है, पहले उसको समझते हैं। देखो होता है, जैसे आपने अगर ध्यान दिया हो तो एरर को मैं क्या लिख रहा था, मैं सपोज एरर को जब भी लिखता हूँ तो ऐसे ही तो लिखता हूँ, डेल्टा टी बाई टी परसेंट। हाँ, तो अगर मैंने नीचे वाली वैल्यू को बहुत छोटी ले ली तो क्या एरर का परसेंटेज ज्यादा आ जाएगा, हाँ या ना।
लेकिन अगर मैंने नीचे वाली वैल्यू को बढ़ा दिया तो मुझे एरर कम मिलेगा, आया ना। कहने का मतलब ये है इन शॉर्ट कि एरर की जो वैल्यू है वो इनवर्स रिलेट करती है ओरिजिनल वैल्यू से जो आपने एक्सपेरिमेंट में निकाली। तो वही मतलब होता है। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में भी आपको टाइम पीरियड को टू पुट नहीं करना है, आपको टाइम पीरियड की जगह टाइम को पुट करना है जो एक्सपेरिमेंट में निकाला गया। और एक्सपेरिमेंट में टाइम कितना निकाला गया, 50 सेकेंड निकाला गया। तो आपको यहाँ पे टू की जगह क्या पुट कर देना चाहिए था, 50। तो एक सेकेंड मैं उसके हिसाब से सॉल्व करूं अगर, तो देखिएगा। यहाँ पे पुट करेंगे 50 और इसको सॉल्व किया, ये 2 से कैंसिल, ये 2 2 हो गया 4, तो दैट मीन्स 0.1 प्लस 0.4% दैट विल बी और 0.5%। क्लियर है। तो आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 0.5%। अगर आपने ध्यान दिया तो यहाँ पे पहले क्या आ रहा था 10%, कब, जब मैंने नीचे 2 पुट किया, लेकिन अब मैंने वैल्यू बढ़ा दी, मैंने 50 पुट किया, तो देखो एरर कितना कम हो गया, एरर 0.4 आने लग गया था यहाँ पे, है ना। तो वही वैल्यू, वही मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा था कि एक्चुअल में जो एरर होता है ना वो इनवर्स रिलेट करता है ओरिजिनल वैल्यू से। इसीलिए क्वेश्चन में भले ही वो 25 दे, 50 दे, 100 दे, आपको वही पुट करना है। आपको कभी भी टाइम पीरियड निकाल के उसको छोटा नहीं कर देना, क्योंकि अगर आपने वो कर दिया तो आपका आंसर में एरर बहुत ज्यादा आने लगेगा और हमें तो एरर मिनिमाइज करना होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा जो कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ठीक है। तो इसी के साथ इस चैप्टर में जो मुझे हाइलाइट्स लगे थे, देखिए हर एक टॉपिक को मैंने नहीं लाया, लेकिन तो कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैंने यहाँ पे उठाई हैं इस टॉपिक को लेके, जो मुझे लगा आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि बाकी चीजें जनरली बता दी जाती हैं हर जगह। ठीक है। तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, इनमें से जो चीजें आपको ना पता हो। और अगले वीडियो से हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे, हो सकता है फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट कर दें। तो तब तक के लिए फिर आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपने यहाँ तक देखा, थैंक यू सो मच, लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, and thanks a lot.